हाँ, तो बच्चों हम लोग भारत और ब्राज़ील के यातायात साधनों को पढ़ रहे थे, जिसमें हमने भारत के मानचित्र को ये बताया था आपको, विभिन्न सड़क मार्गों को। अब इसके बाद मानचित्र है भारत के रेलवे का, भारत के प्रमुख लौह मार्ग और हवाई अड्डे। मानचित्र को अगर आप ध्यान से देखें तो कुछ इलाकों में, कुछ भागों में रेलवे मार्ग बिल्कुल सघन है और कहीं कहीं बहुत विरल है। जैसे आप इस क्षेत्र को देखें, ये जो इलाका है उत्तर प्रदेश का इलाका और थोड़ा सा इधर पंजाब का इलाका, इधर बिहार और पश्चिम बंगाल के इलाके में रेलवे मार्ग बहुत सघन है, बहुत डेंस रेलवे मार्ग हैं। उसका कारण है कि यहाँ पर सड़कें, यहाँ पर ज़मीन बिल्कुल सपाट है और जनसंख्या खूब है, मार्ग बनाना आसान है, इसलिए यहाँ रेलवे का विकास खूब हुआ है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो भारत का ये जो हिस्सा है, उत्तरी हिस्सा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और थोड़ा सा उत्तराखंड का हिस्सा, चूँकि ये पर्वतीय भाग है, ऊंचे पर्वतीय भाग हैं, यहाँ पर रेलवे बनाना मुश्किल है, इसलिए यहाँ भी रेलवे कम है। दूसरी तरफ भारत का जो ये उत्तरी पूर्वी भाग है, ये राज्य जिसमें आसाम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम वगैरह आते हैं, यहाँ भी रेलवे का विकास कम हुआ है क्योंकि ऊबड़ खाबड़ ज़मीन है, घने जंगल हैं वगैरह वगैरह। शेष भारत के इलाकों में रेलवे अच्छी तरह से विकसित है। यहाँ उत्तरी भाग में भी, यहाँ थोड़ा सा पश्चिमी भाग में राजस्थान के मरुस्थलीय इलाका है, इसलिए यहाँ भी रेलवे का विकास कम हुआ है। अगर हम भारत के यातायात मार्गों को देखें तो एक बात हमें बड़ी स्पष्ट हो जाती है कि भारत में अगर ब्राज़ील से तुलना की जाए तो भारत में रेलवे और सड़क मार्ग दोनों ब्राज़ील की तुलना में अधिक हैं, काफ़ी सघन हैं। भारत में सड़क मार्ग से तकरीबन हर साल 85% यात्री परिवहन होता है और 70% माल का परिवहन होता है सड़क मार्ग से। ये बात आप समझ गए होंगे कि सबसे ज़्यादा इस्तेमाल सड़क मार्गों का होता है। रेल मार्गों के विकास के कारण यात्री और माल का परिवहन दोनों आसान भी हुआ है। देखो, रेलवे और सड़क में अगर तुलना करेंगे आप, तो रेलवे से एक बार में ज़्यादा सामान कैरी कर सकते हैं, ढो सकते हैं, ज़्यादा लेकर जा सकते हैं, लेकिन रेलवे उतना अधिक नहीं है जितना कि सड़कें, क्योंकि सड़कें आप देखेंगे गांव-गांव में, घर-घर तक सड़कों की पहुंच है, लेकिन रेलवे का इतना विस्तार अभी नहीं हुआ है, इसलिए लोग सड़कों का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। हालांकि भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि हेतु रेल मार्गों का योगदान ज़्यादा महत्वपूर्ण है। भारत में रेल मार्ग हमेशा से यात्रियों का और सामानों को ढोने का एक प्रमुख साधन रहा है। भारत के उत्तरी मैदानी भाग में, इसकी जो हम चर्चा कर रहे थे, आप देख सकते हो, इस मैदानी भाग में रेलवे का विकास बहुत अधिक हुआ है और इसकी वजह से मैदानों में जो रेलवे का एक डेंस नेटवर्क है, सघन जाल बिछा हुआ है, उससे भारत के उत्तरी भाग में, खास करके जो मैदानी भाग है, वहाँ के लोगों को ढेर सारा रोज़गार, काम करना, सामान ढोना, यात्रियों का परिवहन उससे बड़े पैमाने पर होता है। किसी भी देश में यदि दो स्थानों के बीच की दूरी अधिक है तो वो दूरी रेलवे से तय करना आसान होता है। सड़क से अगर आप जाएंगे तो समय ज़्यादा लगेगा, रेलवे से समय कम लगता है। रेलवे में एक ही बार में बैठकर आप अपने गंतव्य तक जा सकते हैं या सामान को लेकर जा सकते हैं। सड़कों में बीच बीच में ट्रैफिक की समस्या होती है, सिग्नल की समस्या होती है, रेलवे में इस तरह की कोई समस्या नहीं होती। तो लंबी दूरी का रास्ता तय करने के लिए रेलवे सबसे सूटेबल मार्ग, सबसे अच्छा मार्ग माना जाता है। अब जरा जल मार्ग की देख लें, भारत की स्थिति क्या है। आप जानते हो जल मार्ग दो तरह का है, एक आंतरिक जल परिवहन और एक समुद्री जल परिवहन। आंतरिक जल परिवहन यानी जो नदियों में, तालाबों में, झीलों में होता है, और समुद्री जल परिवहन का मतलब जो समुद्र में होता है। तो भारत में
जल परिवहन जो है वो कुल जल मार्ग का कुल जो मार्ग हैं उसका 1% है। आंतरिक जल मार्ग केवल 1% है, जिसमें नदियां नहरें वगैरह आती हैं। इनका बहुत ज़्यादा महत्व नहीं है, लेकिन जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए सागरीय जलमार्ग का उपयोग होता है, समुद्री जलमार्ग का उपयोग होता है, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हमारे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का 95% व्यापार समुद्री जल मार्ग से या सागरी जल मार्ग से होता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अलावा हमारे देश में जो मेन लैंड है, यानी भारत की मुख्य भूमि, और जो हमारे द्वीपीय क्षेत्र हैं जैसे अंडमान निकोबार, फिर ये आपका लक्षद्वीप वगैरह, वहाँ तक आने जाने के लिए समुद्री जल मार्ग का उपयोग बड़े पैमाने पर होता है। अगर हम हवाई परिवहन की बात करें भारत में, तो भारत का वायु परिवहन काफ़ी विकसित है। ब्राज़ील की तुलना में तो ज़्यादा ही विकसित है। आप देख सकते हैं तमाम हवाई अड्डे भारत में दिखाई पड़ रहे हैं। बेंगलुरु, तिरुवनंतपुरम, चेन्नई, विशाखापट्टनम, ये प्रमुख हैं, दिल्ली वगैरह। इसके अलावा सैकड़ों छोटे बड़े हवाई अड्डे भारत में हैं, जिनसे हवाई मार्ग के द्वारा हम अपने देश के आंतरिक भागों में और दुनिया के तमाम हिस्सों में आ और जा सकते हैं। तो भारत में जो यातायात की व्यवस्था है वो ब्राज़ील की तुलना में काफ़ी विकसित है। ये तो हुई यातायात की बात। अब हम बात करेंगे संचार की। संचार यानी कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में, संचार में चीज़ें आती हैं जैसे टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट, फिर इसके बाद पोस्ट ऑफिसेज वगैरह, जिनसे हम संचार करते हैं, अपनी सूचनाएं एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजते हैं, वो होता है संचार। अगर हम संचार की बात करें तो ब्राज़ील के संचार की बात पहले शुरू करते हैं। ब्राज़ील में दूर संचार, जो टेलीफोन सर्विस है, वो बहुत विकसित है और बहुत सक्सेस है ब्राज़ील की। इसमें दूरध्वनि यानी मोबाइल, भ्रमण ध्वनि, दूरदर्शन प्रसारण, आकाशवाणी प्रसारण, संगणक यानी कंप्यूटर और इंटरनेट का समावेश होता है। ब्राज़ील में तकरीबन 45% से अधिक जनसंख्या इंटरनेट का इस्तेमाल आज कर रही है। ब्राज़ील के दक्षिणी मध्य भाग में दूरसंचार जैसी बुनियादी सेवाएं काफ़ी विकसित हैं, जबकि उत्तर और पश्चिमोत्तर भाग में, यानी जो अमेजन नदी का इलाका है, वहाँ इसका विकास बहुत कम हुआ है, क्योंकि वहाँ जनसंख्या भी कम है। और जैसा कि आप जानते हैं, उस प्रदेश की जो संरचना है, जो भू रचना है, वो थोड़ा अलग तरह की है। घने जंगल हैं और दलदली इलाका है, जनसंख्या नहीं है। इसलिए ब्राज़ील के उत्तरी और पश्चिमोत्तरी भाग में संचार सेवाओं का विकास भी बहुत कम हुआ है। हाल के कुछ वर्षों में ब्राज़ील में दूरध्वनि यानी मोबाइल, सूचना तंत्र और इंटरनेट के उपयोग में वृद्धि देखी गई है। दूरसंचार सेवा का विस्तार बड़े पैमाने पर अब वहाँ होने लगा है ब्राज़ील में। ब्राज़ील में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के मामले में स्वदेशी विकास, यानी अपने देश के अंदर ही उपग्रहों को छोड़ने की कोशिश वहाँ जारी है। यानी अब वो अपने सैटेलाइट्स दूसरे देशों से नहीं, खुद की टेक्नोलॉजी पर छोड़ने में सक्षम होने जा रहे हैं। उसके लिए वो कोशिश कर रहे हैं। ये ब्राज़ील की संचार व्यवस्था हुई। अब जरा भारत की संचार व्यवस्था को देखते हैं। थोड़ा सा एक चीज़ मैंने ब्राज़ील के हिस्से से मिस कर दिया था, उसको जरा एक बार आप बता दूं। थोड़ा ब्राज़ील के रेखांशीय विस्तार के बारे में, जिससे वहाँ जो समय की 3 अलग अलग तरह के जो टाइम्स हैं, उसके बारे में जरा एक चर्चा कर लें। देखो, ब्राज़ील का रेखांशीय विस्तार बहुत ज़्यादा है। आप ध्यान से देखो, ये जो पोंटो दो सेक्सॉस, ये ब्राज़ील का बिल्कुल पूर्वी हिस्सा है। और यहाँ आप देख रहे हो 45 अंश पश्चिम लिखा हुआ है।
और 45 अंश पश्चिम की रेखा से और पश्चिम तक और पूर्व तक ये जो है ये क्या बोलते हैं कि पोंटो स्थित है। एक मिनट है, एक मिनट। ये पोंटो से जो देशांतरी रेखा जाएगी, जिसको रेखांश कहते हैं, वो 45 अंश से कम यानी तकरीबन 40-42 अंश के आसपास है। ठीक है। अब दूसरी तरफ जो ब्राज़ील का बिल्कुल पश्चिमी हिस्सा है वो है ये नोसेंट डियो रोमाओ। ये इसका अक्षांशीय विस्तार अगर आप देखेंगे तो ये तकरीबन 75 अंश ये है, तो ये मुझे लगता है 76-77 अंश होगा। तो 40 से लेकर लगभग 77 अंश तक करीब 33-34 डिग्री विस्तार है ब्राज़ील का रेखांशीय विस्तार। और आप जानते हैं कि एक अंश रेखांशीय विस्तार के अंतर पर समय का फर्क पड़ता है 4 मिनट का। यानी अगर 15 अंश रेखांशीय अंतर हुआ तो 1 घंटे का अंतर पड़ता है। तो यहाँ तकरीबन 40-45 अंश का अंतर है। तो ब्राज़ील के पूर्व से पश्चिम के बीच 2 घंटे 48 मिनट का अंतर पड़ता है। यानी ब्राज़ील के पूर्वी हिस्से से ब्राज़ील के पश्चिमी हिस्से के बीच जो डिफरेंस है वो 2 घंटे 48 मिनट का है। ब्राज़ील में कुल 4 मानक समय स्टैंडर्ड टाइम बनाए गए हैं। ये मानक समय ग्रीनविच के मानक समय से 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा और 5 घंटा पीछे। इसको आप नाइन्थ में आपने पढ़ा होगा समय से संबंधित प्रश्न, उससे अगर आप रिलेट करेंगे तो समझ में आएगा। यहाँ जो चारों जो जीएमटी हैं, सॉरी जो चारों बीआरटीज हैं यानी ब्राज़ीलियन टाइम, वो पहला 2 घंटे का अंतर पर है, दूसरा 3 घंटे के अंतर पर है, तीसरा 4 घंटे के अंतर पर है और चौथा 5 घंटे के अंतर पर है ग्रीनविच से। ठीक है। उसी तरह जो भारत का समय है उसके बारे में जरा देख लें। भारत का देशांतरी विस्तार, पूर्व पश्चिम विस्तार आप देखेंगे तो पूर्व में यहाँ अरुणाचल प्रदेश से लेकर के पश्चिम में गुजरात तक ये भी तकरीबन 30 अंश का अंतर, 30 से ज़्यादा अंश का अंतर आता है और ये करीब 120 मिनट के बराबर है। 30 अंश का मतलब 15 अंश पर 1 घंटा, तो 30 अंश पर 2 घंटा, यानी 120 मिनट का अंतर है। लेकिन भारत में जो टाइमिंग से रिलेटेड जो हमारा देशांतर है वो एक ही है। ये आप देख सकते हो, लिखा है दक्षिणी उत्तरी दूरी। ये जो रेड कलर की लाइन है जहाँ लिखा है भारतीय मानक समय देशांतर, अंश क्या लिखा है 82 अंश 30 मिनट पूर्व। ये भारत का एकमात्र समय दर्शाने वाला हमारा मानक समय का देशांतर है, जो कि इलाहाबाद शहर से होकर के गुजरता है। इसको हम IST भी कहते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ये ग्रीनविच टाइम से 3.5 घंटे आगे है, यानी यहाँ से 5.5 घंटे बाद ग्रीनविच का समय शुरू होता है। ठीक है। तो ये हुआ इसका टाइमिंग का। अब जरा भारत के संचार व्यवस्था पर हम प्रश्न करते हैं। आप जानते हो कि भारत में इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों की प्रगति बड़े पैमाने पर हुई है। इसीलिए हमारे यहाँ जो दूर संचार व्यवस्था है, टेलीकम्युनिकेशन की जो व्यवस्था है, वो काफ़ी विकसित है। सूचना प्रौद्योगिकी और संचार माध्यमों के युग में संगणक यानी कंप्यूटर, भ्रमणध्वनि यानी मोबाइल, इंटरनेट जैसे डिजिटल साधनों के बढ़ते प्रभाव के कारण भारत बड़ी तेज गति से विकास कर रहा है। दुनिया में सबसे अधिक स्मार्टफोन इस्तेमाल करने वाले और इंटरनेट का इस्तेमाल करने वाले देशों में से भारत एक है।
क्योंकि आप देखते हैं कि कितने लोग इंटरनेट का इस्तेमाल यहाँ कर रहे हैं। हमारे देश में हमारी खुद की टेक्नोलॉजी से हम सैटेलाइट या उपग्रह अंतरिक्ष में छोड़ने लगे हैं, और यही नहीं, दुनिया के कई देश भारत आ करके भारत के जो उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र हैं वहाँ से अपने उपग्रहों को प्रक्षेपित कराते हैं। तो इस तरह से अगर हम अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में देखें तो भारत ने काफ़ी प्रगति की है, और इसका लाभ भारत के लोगों को मिल रहा है कि भारत आईटी प्रोफेशनल्स के मामले में, यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर में भारत बड़ी तेज गति से विकास कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका जो चैप्टर था, अंतिम चैप्टर, जिसमें भारत के संचार, ट्रांसपोर्टेशन की बात हुई, उसी तरह ब्राज़ील के ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन और टूरिज़्म की बात हुई। तो इस तरह से ये भूगोल का अंतिम चैप्टर भी आज समाप्त होता है। विद्यार्थी जो संबंधित पाठ हैं उनको अच्छी तरह से पढ़ें, तैयारी करें।